हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है वर्षा। आइए देखते हैं कि वर्षा के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसमें सबसे ऊपर की ओर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद देते हैं छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप अपना ट्रेनिंग ले रहे होंगे शिक्षण के लिए। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है, जिसमें पहला बिंदु होता है दिनांक का, दूसरा है कक्षा का, तीसरा है विषय, चौथा उपविषय, पांचवा है चक्र और छठा है अवधि का। तो इस तरह से हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। उसके बाद देते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा वर्षा, या वर्षा यानी कि रेनफॉल। प्रकरण देने के बाद उद्देश्य लिखे जाते हैं। उद्देश्य 2 तरह के दिए जाते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है। तो आपका विषय सामाजिक विषय के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, भूगोल का है। ये सब्जेक्ट टॉपिक भूगोल का लिया गया, तो अब आप भूगोल विषय की जो उपयोगिता है, उसकी क्या उपलब्धता है, उसकी क्या खासियत है, उसको आप बच्चों को बताएंगे कि अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये प्रकरण पढ़ाएंगे तो बच्चों को इससे क्या लाभ होगा। तो अब इसमें 4 से 6 देते हैं। ये इस तरह से आप 4 से 6 पॉइंट आप दे दीजिएगा सामान्य उद्देश्य का। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह के उद्देश्य दिए जाते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है। प्रकरण क्या है हमारा, वर्षा यानी कि रेनफॉल। तो इसमें हम 3 तरह के उद्देश्य देंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक नाम से स्पष्ट है कि हमें जानकारी प्राप्त होगी किसी चीज की। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि छात्र वर्षा के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की वर्षा के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य। जब आप किसी के बारे में जानेंगे तो उसके बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो उद्देश्य होता है आपका बोधात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र वर्षा बनने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। और दूसरा पॉइंट दे दिया कि छात्र संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा के अंतर को समझ सकेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है तीसरा उद्देश्य है, वो है क्रियात्मक उद्देश्य का। तो इसके अंतर्गत हम देते हैं क्रियात्मक में क्या है कि बच्चे खुद क्रिया करेंगे, खुद क्रियाशील होंगे। तो उसमें हम लिखते हैं कि छात्र वर्षा बनने की प्रक्रिया का प्रत्यास्मरण कर सके, मतलब वो खुद से याद कर सकेंगे कैसे वर्षा बनती है। फिर दूसरा पॉइंट दे दिया कि छात्र वर्षा के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट जो है क्रियात्मक उद्देश्य के दे दिए। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिखते हैं कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि इसके सहायक सामग्री होंगी। पूर्व ज्ञान में हम देखते हैं कि छात्र वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न जैसा कि आपको पता है कि उसमें हम प्रकरण निकलवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रकरण के लिए प्रश्न कैसे तैयार करते हैं। उसमें इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें 3 कॉलम होगा। तो इसमें शिक्षिका पहला प्रश्न करती है कि बच्चों, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि अधिकांश जनसंख्या हमारी गाँवों में निवास करती है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि अच्छा ठीक है, तो गाँवों को लेके हमने नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया कि गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, गाँव के लोग मुख्यतः कृषि या खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन्होंने जो आंसर किया बच्चे ने, उसको लेके हमने नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया कि खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि पानी, जल, मिट्टी, खाद आदि की आवश्यकता होती है। फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ से उठाया पानी, जल, और उसको लेके हमने नेक्स्ट प्रश्न तैयार किया कि पानी, जल किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि वर्षा, नदी, नहर, तालाब, कुआं से आदि से प्राप्त होता है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा क्या प्रकरण है, वर्षा। वर्षा यहाँ बच्चों ने आंसर कर दिया। वर्षा को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा तो ठीक है, तो ये बताइए वर्षा से क्या तात्पर्य, या वर्षा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने संभावित आंसर देंगे और एक समय के बाद मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो आपका प्रकरण निकल जाएगा और फिर आप उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत वर्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से हम एक बना लेते हैं अपनी कॉपी में। पहला जो होता है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका कथन, चौथा छात्र कथन और पांचवा है श्यामपट्ट कार्यका। ठीक है। तो हम पहला प्रश्न, हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है वर्षा की प्रक्रिया। तो इसमें हम पहला प्रश्न करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पहले बच्चों से कि हम लोग छाते का प्रयोग कब करते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, छाते का प्रयोग कब किया जाता है कि बता देंगे बच्चे कि बारिश के मौसम में किया जाता है। फिर पूछा कि बारिश किस ऋतु में होती है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऋतु के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया वर्षा को लेके कि वर्षा की प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे तो फिर आप उनको स्पष्टीकरण देंगे कैसे वर्षा बनती है, वर्षा का बनना आप बताएंगे उनको।
ठीक है, तो ये आप स्पष्टीकरण दीजिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की वाष्पीकरण होने से जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है तथा बादलों का निर्माण होने लगता है। कुछ समय बाद जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वायुमंडल उसे संभाल नहीं पाता है और जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे रेनफॉल या वर्षा कहते हैं। तो ये आपका हो गया रेनफॉल, क्या है वर्षा। उसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इधर श्यामपट्ट पे भी आप दे दीजिएगा। हाँ, और यहाँ बच्चे जो है बच्चों का कार्य करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा। और इस तरह से हमने श्यामपट्ट पे बना के दिखा दीजिए बच्चों को कि कैसे वर्षा होती है। जैसे कि ये क्या है, नदी तालाब है, यहाँ पे पानी भरा है, सूरज जब सनरेज होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण पानी क्या है, वो जलवाष्प के फॉर्म में कहा जाएगा, ऊपर आकाश में जाएगा और जहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी, जिससे क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। जब बादल का निर्माण होगा तो वो बादल ठंडे होके किस चीज़ का निर्माण करेंगे, बारिश की बूंदों का निर्माण करेंगे। ठीक है, वो बूंदे बारिश के फॉर्म में धरातल पर गिरेंगी, तो यही आपकी वर्षा होती है। तो इसमें श्यामपट्ट में कुछ और भी चीज़ें लिख देते हैं कि वर्षा की एक बूंद का व्यास जो है 6 mm होता है। फिर दे दिया कि जल की बूंदों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरने को वर्षा कहते हैं। फिर लिख दिया कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय राज्य के मासिनराम क्षेत्र में होती है। और दे दिया कि आर्द्रता मापी यंत्र को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो इस तरह से करके 4-5 पॉइंट वर्षा के बारे में विशेषता को बता दिया, श्यामपट्ट पे लिख के भी दिखा दिया, डायग्राम बना के भी दिखा दिया। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि जल किस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि किस बल के कारण वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कोई भी चीज आपके ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, ग्रेविटी के कारण गिरती है, तो ये आंसर कर देंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा वर्षा के प्रकार। ठीक है, अब वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन पूछेंगे विकासात्मक बच्चे से कि वर्षा की एक बूंद का व्यास कितना होता है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि 6 mm होता है। ठीक है, फिर पूछ लिया कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, फिर बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे कि वर्षा 3 प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी वर्षा है, संवहनी वर्षा है, तो उसके बारे में बताएंगे संवहनी वर्षा कैसी होती है। तो इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। जब वायु गर्म हो जाती है तो संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है तथा ऊपर उठकर फैल जाती है, जिससे इसके कारण इसका तापमान गिर जाता है और वायु की अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे यह संतृप्त होकर संघनित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल की बूंदों का निर्माण होने लगता है और मूसलाधार बारिश होती है। तो ये क्या किया हमने, इसमें एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट बता दिया कि कैसे संवहनी वर्षा, मतलब वर्षा किस तरह से बनती है, वो हमने बता दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद संवहनी वर्षा के बाद जो हमने बताया दूसरी वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा है। तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है उसको बता दिया लिख के कि जब उष्ण एवं आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या पठार आ जाता है तो वायु ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और वर्षा कर देती है। यानी कि इसमें पर्वतीय वर्षा में क्या आ गया, पर्वत या पठार आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण वर्षा होती है। ठीक है, और क्या बताया कि पहाड़ के साइड में जिधर से बादल आ रहे हैं तो उस साइड वर्षा होती है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में वर्षा नहीं होती है। उसे हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय के बाद जो तीसरी वर्षा है वो है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा यानी किसके कारण उत्पन्न होगी, नाम से स्पष्ट है, चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहेंगे। तो इसमें लिख देंगे कि चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा निम्न दाब वाले क्षेत्रों में होती है। चक्रवात के आंतरिक भाग में जब भिन्नता वाली पवनें आपस में मिलती हैं तो ठंडी हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर धकेलती हैं। ऊपर उठने पर पवनें ठंडी हो जाती हैं और वर्षा करती हैं। तो ये हो गया आपका चक्रवाती वर्षा। तो 3 तरह की वर्षा हो गई। ठीक है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। उसका जैसे श्यामपट्ट पे भी इसके शॉर्टकट में आप लिख के दिखा देंगे बच्चों को कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे बता देंगे कि वर्षा 3 प्रकार की होती है, वो लिख के दिखा दिया, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। फिर संवहनी वर्षा के बारे में बता दिया कि ये कहाँ पे ज्यादा होती है, विषुवतीय प्रदेशों तथा शांत पेटी में संवहनी वर्षा होती है। और कहाँ होती है, मैदानी क्षेत्रों में संवहनी वर्षा होती है। फिर पर्वतीय वर्षा के लिए बताया कि जो पर्वतीय वर्षा कहाँ होगी, मानसूनी प्रदेशों में तथा पछुआ हवाओं की पेटी में इस प्रकार की वर्षा
अधिक होती है। फिर नेक्स्ट वर्षा है चक्रवाती वर्षा। तो इसके लिए बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होती है। और साथ साथ और क्या बताया कि पर्वतीय वर्षा पर्वत के विपरीत भाग में या तो कम होती है या फिर नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये श्यामपट्ट पे लिख के भी दिखा दिया बच्चों को। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनसे बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि वर्षा, पहला प्रश्न पूछ लिया कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे आंसर कर देंगे 3 प्रकार की, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। फिर पूछ लिया कि पर्वतीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? नाम से स्पष्ट है कि पर्वत जिम्मेदार होते हैं, तो आंसर कर दिया बच्चों ने कि पर्वत या पठार जिम्मेदार होते हैं। तो ये हो गया आपके दूसरा शिक्षण बिंदु। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वर्षा को प्रभावित करते हैं? तो हम इस तरह से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए कि संवहनी वर्षा किसके कारण होती है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि वायु या पवनों के चलने के कारण होती है। फिर दूसरा पूछा कि चक्रवातों के कारण कौन सी वर्षा होती है, तो बच्चे आंसर किए चक्रवाती वर्षा होती है। फिर तीसरा पूछ लिया कि वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, तो यही क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण दे देगी शिक्षिका कि क्या क्या कारक है। तो आप ये देख लीजिए स्पष्टीकरण में कि भूमध्य रेखा से स्थल की दूरी, ठीक है, समुद्र से स्थल की दूरी, आप जो पवने हैं वो उनके वजह से, पर्वत या पठार की उपस्थिति के कारण, फिर महासागरीय धाराएं किस तरह से बह रही हैं, गर्म कहाँ है ठंडी कहाँ है, उसके हिसाब से। तो ये सब चीजें जो होती हैं जो वर्षा को होने में कारक होती हैं। ठीक है, तो ये आपने स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप इधर श्यामपट्ट सारांश पे आइए। श्यामपट्ट पे प्रभावित करने वाले कारक में मैंने थोड़ा सा पॉइंट यहाँ भी लिखा है, तो इसे भी देख लीजिए कि क्या कारण है कि भूमध्य रेखा पर ज्यादा बारिश होती है और थोड़ा सा दूर जाने पे इलाकों में बारिश नहीं होती है, क्या कारण है? तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा शिक्षण बिंदु। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि वर्षा को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मुख्य कारकों को बताइए, तो बच्चे बता देंगे क्या क्या है? भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी और पर्वत या पठार की उपस्थिति। ये सारे जो 3 चीजें हैं ये कारक हैं, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है एक और हमने शिक्षण बिंदु दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, आपको जो अच्छा लगे वो शिक्षण बिंदु में आप वो लिख लीजिएगा। तीसरा है वर्षा से लाभ तथा हानि। ठीक है, तो हमने पूछ लिया ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी पूछा है, सेम क्वेश्चन वही रिपीट किया है। और हमने क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछा है स्पष्टीकरण के लिए वो है वर्षा से होने वाले लाभ तथा हानि को बताइए, जो कि समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षक क्या करेंगे? वर्षा से लाभ आप बच्चे बताएंगे 1 बाय 1, आप भी बताइए क्या क्या लाभ होता है। तो हमने वर्षा से लाभ लिख के ऐसे बता दिया कि वर्षा से गर्मी का प्रकोप कम हो गया, वर्षा से किसानों की खेती के लिए उपयुक्त पानी की उपलब्धता होती है, वर्षा होने के कारण ही पशु पक्षियों तथा जानवरों के लिए पानी की सुविधा होती है, और वर्षा क्या है? पीने के पानी का भी एक स्रोत है। तो इस तरह से जो है आपने बता दिया लाभ। हानि क्या होता है? जब ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है? बाढ़ की स्थिति आ जाती है, बाढ़ हो जाता है, हर जगह कीचड़ हो जाता है, साथ ही साथ क्या होता है? बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और फसलों को नुकसान हो जाता है। तो ये हो गई आपकी वर्षा से हानि। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, लाभ तथा हानि। इधर श्यामपट्ट पे भी थोड़ा सा कुछ लिख के बता दीजिए कि वर्षा से लाभ क्या है? कृषि के लिए पानी की उपलब्धता, गर्मी से राहत, पशु पक्षियों तथा जानवरों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता और पीने योग्य पानी का स्रोत। ठीक है, और हानि भी बता दिया कि क्या हो गया? बाढ़ हो गया, कीचड़ हो गया, बीमारियां हो गई और फसलों को नुकसान हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया बच्चों से कि वर्षा से होने वाले 2 लाभ को बताइए, तो बच्चे बता देंगे कि खेती के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, दोनों हमें मिल जाता है वर्षा से। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि वर्षा से होने वाले कोई एक हानि को बताइए। जाहिर सी बात है कि जब वर्षा होता है तो वर्षा ऋतु में आप कोई भी दे सकते हैं, बाढ़ के बारे में बता सकते हैं, बीमारियों के बारे में, बच्चे कुछ भी बता सकते हैं, तो आंसर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है जो आपने शिक्षण बिंदु पढ़ाए उसी से लेके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हमने पूछ लिया कि वर्षा से क्या तात्पर्य है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा से होने वाले 2 लाभ कौन कौन से हैं, वर्षा से होने वाले 2 नुकसान या हानि को बताइए। तो इस तरह से करके हमने पुनरावृत्ति प्रश्न दे दिया। और साथ ही साथ ये हमें भी ध्यान रख दें कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है वही श्यामपट्ट सारांश में हम आंसर भी करें। ठीक है, उसके बाद हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया। मूल्यांकन प्रश्न में भी हम 3-4 प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा मेघों या बादलों का निर्माण होता है, वर्षा नापने के यंत्र का क्या नाम है। फिर पूछा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है और बाढ़ तथा वर्षा से होने वाले लाभ क्या है, बाढ़ वर्षा से होने वाला लाभ है या हानि है। तो ये हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया बच्चों से।
उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हम इस तरह से शॉर्टकट में बता देंगे कि वर्षा क्या है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा द्रवीभूत होकर जब बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। फिर पूछ लिया वर्षा के प्रकार, तो 3 प्रकार का बता दिया, संवहनी, चक्रवाती और पर्वतीय वर्षा। फिर लाभ बता दिया कि वर्षा से लाभ क्या है, वो लिख के बता दिया 2 पॉइंट। अब वर्षा से हानि क्या है, उसका 2 पॉइंट लिख के बता दिया। तो इस तरह से हमने श्यामपट्ट सारांश दे दिया। उसके बाद नंबर आता है आपका श्यामपट्ट सारांश नहीं, ये गृह कार्य है। उसके बाद नंबर आता है आपका गृह कार्य का। तो गृह कार्य में आप दे दीजिए कि वर्षा क्या है तथा ये कितने प्रकार की होती है, याद करके आना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना। फ्रेंड्स आपको पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल।